चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ टॉपिक्स बच गए थे 7th चैप्टर में, इसके बाद लास्ट चैप्टर आपके बचेगा सेफ्टी का। जो कुछ जो टॉपिक बचे थे वो देख लेते हैं। तो हम लोग प्रोसीजर पढ़ रहे थे परचेसिंग का, ठीक है। क्रय की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो जिसमें से हम लोगों ने दो स्टेप के बारे में पढ़ लिया था। जो पहला था वो मांग का था, दूसरा था कि कोटेशन मंगवाने का था। तो दो जो प्रोसीजर के स्टेप हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। तीसरा और चौथा स्टेप आज पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और भी रिकॉर्ड रखने के तरीके पढ़ेंगे। परचेजिंग वाले कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, किन किन फॉर्मेट में, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तीसरा जो स्टेप है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसे तुलना भी कहा जाता है, ठीक है। जब भी आप कोटेशन मंगा लेते हैं, जिन फर्म से आपको खरीदने हैं सामान, ठीक है, तो उनसे आप दूसरे स्टेप में क्या किए थे, कोटेशन मांगे थे। कोटेशन का मतलब ये है कि आपका भाव कितना है, या फिर उन वो कंपनी का क्या रेट है, किस दर पर वो आपको सामान सप्लाई करेंगी, इनके बारे में जानकारी जो है वो कोटेशन में लिखी रहती है, ठीक है। कि आपको कौन सा सामान कितने दर पे मिलेगा, और हर कंपनी का कोटेशन अलग अलग होता है। तो कंपनी वाइज जो है आपको सामान अलग अलग प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कोटेशन सब तैयार हो जाता है, सारे लोग अपना कोटेशन भेज देते हैं, तो ये सारा का सारा कोटेशन क्या है, हम एक लिपिक को दे देते हैं, जिसको असिस्टेंट भी कहा जाता है। वो क्या करता है, एक फॉर्म तैयार करता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक पूरा फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके आधार पे हमें तुलना करना होता है। तो मैं वो फॉर्म यहाँ बना देता हूँ, उसका जो नमूना है वो देख लें। कुछ इसी तरह का फॉर्म रहता है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है। यहाँ पे पदार्थ का विवरण होता है। उसके बाद यहाँ पे उसका अनुमानित मूल्य होता है, उस पदार्थ का अनुमानित मूल्य, ठीक है। यहाँ पदार्थ का विवरण, अनुमान। उसके बाद क्या होता है, हर कंपनी का अलग अलग वो बना रहता है। मान लीजिए फर्म नंबर 1 का है, ये फर्म नंबर 2 का है, ये फर्म नंबर 3 का कॉलम है, ठीक है। सबका अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग तुलना के लिए हम लोग लिखे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे विवरण लिखा होता है, और यहाँ पे उनका पैसा लिखा रहता है कि कितना रुपया लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्म 2 के लिए भी यहाँ विवरण लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पैसा लिखा रहेगा कितना रुपया लगेगा, ठीक। यहाँ पे भी विवरण रहता है, और उसके बाद कितना रुपया वो फर्म ले रही है वो लिखा रहता है। तो ये फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, ठीक। जब ये लिपिक जो है वो असिस्टेंट बना लेता है इस फॉर्म को, ठीक है, तो उसके बाद एक अधिकारी के पास जाता है, ठीक है। वो अधिकारी क्या करता है, इसको चेक करता है, ठीक है। इस पूरे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को चेक करता है, ठीक। चेकिंग में ये देखता है कि कहाँ पर न्यूनतम मूल्य पर आपको सामान मिल रहा है, ठीक है।
न्यूनतम मूल्य का ये नहीं है मतलब कि आप अपने जो गुण स्तर है, जो क्वालिटी है, उससे कॉम्प्रोमाइज कर ले। अगर आपको कम से कम दाम मिल रहा है लेकिन जो आपका गुण स्तर है वो नीचे है आपके तय स्तर से, तो आप उस सामान को उस वाले फर्म से वो सामान नहीं खरीदेंगे। आपको अपने गुण स्तर से कोई समझौता करना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी होता है वो ये सब जब चेक कर लेता है कि किसका सबसे सस्ता है, ठीक है, और हमारा गुण स्तर भी मेंटेन है, उसके बाद वो एक परचेज ऑर्डर रिसिप्ट जारी करता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर रिसिप्ट अगला स्टेप भी है, ठीक है। उससे पहले और भी बातें जो तुलनात्मक अध्ययन में हमें ध्यान देना है वो ये क्या क्या है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के जो भाव हों उनको बहुत ही सजगता से हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे सजगता का क्या अर्थ है, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के जो भाव हैं वो अलग अलग हैं। कैसे आप कहेंगे, आप सर कैसे, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो भाव हैं उसमें टैक्स नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। जो भी टैक्स हैं वो जुड़े नहीं रहते हैं। कई बार कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपना सारा टैक्स जोड़ करके अपने दरों को दिखाती हैं, तो जब भी आप दरों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, रेट्स का, मूल्यों का मूल्यांकन होगा, कितना पैसा लग रहा है इसका मूल्यांकन होगा, कौन कंपनी कितने पैसे में दे रही है, तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि किसमें टैक्सेस ऐड है, किसमें टैक्स ऐड नहीं है। किस कंपनी का जो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो किस कंपनी में है, किस कंपनी में नहीं है। कई बार ऐसा क्या होता है कि कंपनी की जो दरें हैं वो अलग अलग तरीके से मेंशन रहती हैं। जैसे एक कंपनी है वो कहेगी एक्स गो डाउन हमारा रेट है, तो एक्स गो डाउन का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। एक्स गोडाउन का मतलब यह है कि आपके गोदाम पर, आपके भंडार पे उसका मूल्य जितना है, सॉरी, एक्स गोडाउन का मतलब यह है कि सप्लायर का जो गोडाउन है वहां जो मूल्य है उतने मूल्य पर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां के बाद से उसकी पैकेजिंग, उसकी स्टोरिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन का जितना खर्चा होगा, रास्ते में ले आने का, आपके आपके स्टोर तक का जितना खर्चा होगा वो किसको वहन करना होता है उस केस में। उस केस में जो खर्चा है वो मालिक को वहन करना पड़ता हो, ठीक है। अब एक दो और तीन नाम है उनको सुन लीजिए। FOR जिसको फ्री ऑन रेल कहते हैं, एक डेस्टिनेशन होता है, एक सोर्स होता है। अगर FOR सप्लायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सप्लायर, तो इस केस में यह है कि सप्लायर के क्या करेगा, अपना सामान स्टेशन तक पहुंचा देगा आपके। अब उस स्टेशन से ले करके, ठीक है, जो उस सामान को पैक करके आपके स्टोर तक ले आने में जितना खर्चा होगा वो किसको वहन करना पड़ता है, मालिक को, ठीक है। एफ और डेस्टिनेशन का मतलब है कि सीधे सीधे जो सामान है वो आपके स्टोर तक ले आने का कोई भी खर्चा आपको देना नहीं है, सारा का सारा खर्चा सप्लायर उठाएगा। तो जब भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है, दरों का, तो इन सारी बातों का हमें ध्यान देना होता है कि इंश्योरेंस हुआ कि नहीं, टैक्स ऐड की है कि नहीं है, कहाँ पर ये सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देने के योग्य है, जैसे कि जो छूट है, कभी कभी क्या होता है भुगतान में छूट मिलता है। ऐसा सुनेंगे ना कि आप पूरा पैसा दे दीजिए हम आपको 2% छूट दे देंगे, आप पूरा पैसा दे दीजिए हम 1% छूट दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप एक महीने के भीतर अगर पूरा पैसा पेमेंट कर दिए तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, और लेकिन अगर उससे अधिक समय लिया तो उस पर मैं टैक्स लगाने लगूंगा या फिर इंटरेस्ट लगाने लगूंगा। तो ये भी सप्लायर करता है, तो आपको क्या करना है, इन सभी बातों पे ध्यान देना होता। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 40% भुगतान अभी करना होगा, कुछ एडवांस पेमेंट करना होगा, और कुछ जो है वो माल प्राप्ति के बाद हो सकता है। माल प्राप्ति के अलावा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बिल्टी के प्राप्ति के बाद, बिल्टी मतलब वो रिसिप्ट होती है जिस पर लिख करके सारा का सारा दिया जाता है, ठीक है, विवरण, वो बिल्टी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको ध्यान देनी होती है।
अब इन सब से बचने के लिए क्या होता है, जब भी जो क्रय अधिकारी होता है, जो खरीदने का काम करता है, उसको अपनी जितनी शर्तें हैं वो पहले से ही मेंशन कर देनी चाहिए। ठीक है, जितनी जितनी शर्तें हैं उसको पहले से ही बता देनी चाहिए सप्लायर को कि हम इतने पे सामान लेंगे और हमारा सामान का पैकेजिंग का पहुंचाने की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, हम बीच में कोई पैसा नहीं देंगे। तो यूं कहें कि सप्लायर को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उसको सारी बातें बता देंगे कि आपको टैक्स नहीं देना है, आपको रेलवे का खर्चा नहीं देना है, आपको पैकेजिंग का खर्चा नहीं देना, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं देना, फिर भी हमको सामान क्या है चाहिए, और रेट आपको कम से कम लगाना है। तो ये कुशलता पे होता है कार्य अधिकारी के कि वो क्रय अधिकारी सॉरी कि वो कितनी कुशलता से इस कार्य को कर सकता है। अब देखिए, और भी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बातें ध्यान दी जाती हैं उनमें सुने, कई बार ऐसा क्या होता है कि जब भी हम सप्लायर सेलेक्ट कर रहे थे तो उनका विश्वसनीय होना बहुत जरूरी होता है। अब कई सप्लायर ऐसे रहते हैं कि जिनका रिकॉर्ड ही क्या रहता है, खराब रहता है। रिकॉर्ड खराब होने का क्या मतलब है कि वो उनका प्रीवियस डेटा ये कहता है कि वो कभी टाइम से सामान को नहीं पहुंचाए थे। तो ऐसा चलन है इंडस्ट्री में, जो सामान से नहीं पहुंचाता है, क्या करती है इंडस्ट्री, जब भी किसी को ऑर्डर प्लेस करती है, ठीक है, मतलब परचेज ऑर्डर देगी अगर किसी भी फर्म को कि तुम ये काम पहुंचाओगे, तो उससे जमानत राशि रख लेती है कि आप मेरे को 10% 5% जो हिस्सा है टोटल का, वो आप हमको दे दीजिए ताकि आप समय से हमें पहुंचा सके। तो कंपनी क्या करती है, जो बेच रही है सामान, वो 10% पैसा रख देती है किसके पास, इंडस्ट्री के पास जो खरीद रहा है। इससे क्या होता है ना कि वो बाध्य हो जाती है समय पे डिलीवरी करने के लिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं होगा आपका तो आपका तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, कई बार जो परचेजिंग ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आपको डिलीवरी के वक्त आपकी राशि दे दी जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं तो आपको एक सिक्योरिटी मनी के रूप में हमें देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी का मतलब ये है कि आप टाइम पे इतने गुड़ का इतनी मात्रा में आप समय सामान पहुंचाएंगे, और जब सामान पहुंच जाएगा तो आप वो सिक्योरिटी मनी अपने ले सकते हैं। तो ऐसी भी होती है, लेकिन इन सब से बचने के लिए देखिए कई बार होगा ऐसा, क्या मान लीजिए आपने सिक्योरिटी मनी रख ली, उसके बावजूद जो सप्लायर है वो सामान नहीं दे पाया, आपकी सिक्योरिटी मनी से कहीं ज्यादा अधिक आपका उत्पादन रुकने की वजह से घाटा हो गया मान लीजिए, तो उस केस में तो आपका ही नुकसान है। तो क्या होता है, ऐसे केस से भी बचने के लिए क्या करते हैं, जब भी जो सप्लायर होता है हम उसके विजिट करते हैं, उसके स्टोर या उसके जगह पे जहाँ सामान रखता है उसके पास जाते हैं और देखते हैं क्या वो उतनी मात्रा में सप्लाई करने लायक है या नहीं, क्या उसका उतना स्टोरेज है या नहीं। इन सब बातों का ध्यान देते हैं जिससे क्या हो सके, बचा जा सके। अब देखिए, जब आपका कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, तुलना हो जाती है बहुत सारे सप्लायर्स की, तो उसके बाद जो है हम परचेज ऑर्डर क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, जो हम परचेज डिपार्टमेंट को सारा का सारा कोटेशन की स्टडी करने के बाद वो क्या करता है, एक परचेज ऑर्डर रिलीज करता है। ठीक है, परचेज ऑर्डर रिलीज करने के पहले वो क्या करता है, जाता है अपने अकाउंटेंट से साइन कराता है या फिर जनरल मैनेजर से उसकी सिक्योरिटी लेता है कि सर हमको इतना सामान चाहिए, आप ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं मैं और आपकी अनुमति चाहिए, तो ऐसा वो कराता है जनरली। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम परचेज ऑर्डर का फॉर्म, अभी हम उसका क्रय आज्ञा पत्र कहते हैं इसको, परचेज ऑर्डर को क्रय आज्ञा पत्र बोला जाता है। ठीक है, जब भी हम परचेज ऑर्डर का जो फॉर्म है उसे जारी करते हैं, ठीक है, तो हम कई बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी शर्तें हैं, ठीक है, उन सभी शर्तों को उन परचेज ऑर्डर पे लिखा जाता है।
ठीक है, चौथा स्टेप जो है वो परचेज ऑर्डर का ही है। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं परचेजिंग में, मैंने 3 बता दिए, चौथा आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो परचेज ऑर्डर जब भी तैयार होता है तो जब सब मालिक ओलिक से स्वीकृति मिल जाती है, जनरल मैनेजर है आपका, अकाउंट है उससे भी मिल जाती है, तो जब हम परचेज ऑर्डर पे अपना सारा का सारा स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, जितनी भी बातें हैं, शर्तें हैं, नियम हैं, जैसे इतनी मात्रा में चाहिए, इतने माप का चाहिए, इतने समय पे चाहिए, इतना डिलीवरी डेट पे हमें चाहिए, उससे पहले आ जाना चाहिए, आपको पूरा सामान हमारे स्टोर तक पहुंचाना, ये जितनी भी शर्तें हैं वो सब परचेज ऑर्डर पे लिखी जाती है। ठीक, परचेज ऑर्डर पे ये लिखने का मकसद ये रहता है कि जब भी हमारा सामान आए, बाद में भविष्य में उसको लेकर कोई भ्रांति ना रहे, ना ही सप्लायर को ना ही खरीदने वाले को, दोनों को भ्रांतियां ना रहे किसी भी बात को लेकर, इसीलिए जितने भी नियम शर्त हैं सब लिखे होते हैं परचेज ऑर्डर पे, जिससे क्या हो, भविष्य की दिक्कतें कम से कम हो। और एक और फायदा होता है, जब भी सामान आएगा तो उसके इंस्पेक्शन के लिए आप बार बार जा करके वो कितना मात्रा में है, उसका क्वालिटी क्या है, उसकी नियम शर्तें क्या है, ये बार बार जाके आप परचेज ऑफिसर से तो पूछेंगे नहीं, तो इसलिए वो परचेज ऑर्डर का रिसिप्ट ही पढ़ के जान जाएगा, ये आपका मात्रा है, ये क्वालिटी है, ये सामान है, ये सामान का स्पेसिफिकेशन जो कि आया है, इंस्पेक्शन के टाइम में काम हो जाता है। अब जो परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट है उसे देख लें। जब परचेज ऑर्डर ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे बन जाता है तो ये कंपनी को भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो जनरली क्या होता है, 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। कितनी प्रतियां, 3 प्रतियां। ठीक है, 3 प्रतियों में एक तो वो डिपार्टमेंट खुद ही रख लेता है। ठीक है, इसको क्रय आज्ञा पत्र भी बोला जाता है, आज्ञा पत्र, जिसको परचेज ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जनरली 3 प्रतियां बनाई जाती हैं, 3 से अधिक भी बड़ी बड़े संस्थाओं में 7 प्रतियां भी बनती हैं। अब ये कल्चर पे डिपेंड है, लेकिन आप पूछेंगे सर ये 7 प्रतियां क्यों? पहली प्रति तो जो विभाग खरीद रहा होता वही रख लेता है। ठीक है, 2 प्रति वो क्या करता है, सप्लायर को भेज देता है। वो सप्लायर क्या करता है, इसका जो पहली प्रति होती है उसी को देख करके अगर जो डिपार्टमेंट खरीद रहा है, यहाँ पे पत्र संख्या लिखी होती है, जो डिपार्टमेंट खरीद रहा होता है वो उसको देख करके अगर सामान में देरी हो रहा है तो उसको दोबारा फोन करके बुला सके, उस पर नंबर वंबर सब लिखा रहता है, यहाँ दूरभाष नंबर लिखा रहता है, पता लिखा रहता है। ठीक है, किसका, सप्लायर का नाम लिखा रहता है। ये सारी बातें परचेज ऑर्डर पे, और भी कुछ चीजें लिखी रहती हैं, और ये लिखा रहता है कि प्लीज डिलीवर, नोट के तौर पे लिखा रहता है, राइट क्वांटिटी एंड राइट क्वालिटी ऑन राइट टाइम। कृपया निम्नलिखित चीजें जो हैं, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वो सही स्तर का, सही मात्रा में, सही समय पे आप पहुंचाने का कष्ट करें, ये लिखा रहता है जनरली। ठीक है, उसके बाद इधर क्रम संख्या लिखा रहता है, इधर विवरण है, फिर मूल्य लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ नियम और शर्तें भी लिखी रहती हैं, इधर नियम और शर्तें।
ये परचेज ऑर्डर में होता है। अब जब भी परचेज ऑर्डर ये हो जाता है तो भेज दिया जाता है सप्लायर को। सप्लायर क्या करता है, एक प्रति तो डिपार्टमेंट खुद ही रख लिया, एक प्रति में से जो 2 प्रति हमने सप्लायर को भेजा, तो सप्लायर क्या करता है उस पर मोहर लगा के वापस भेज देता है कि हाँ मैंने आपका जो परचेजिंग का ऑर्डर है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से परचेजिंग हो जाती है। उसके बाद जो है परचेजिंग में और भी 1-2 काम बचे रहते हैं, जैसे इंस्पेक्शन का। ठीक है, 2 काम और एक्स्ट्रा बचे रहते हैं, वो है इंस्पेक्शन का। तो एक अधिकारी जब सामान आ जाता है, ठीक है, सामान आने के बाद एक अधिकारी जाता है इंस्पेक्शन वाला, वो सामान की मात्रा को देखता है, उसकी क्वालिटी को जज करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सामान जो है रास्ते में टूट फूटने वाला है, तो अगर टूटा फूटा है तो दोबारा वो सप्लायर को बताता है कि देखिए सामान जो आपने डिलीवर किया है वो टूटा हुआ है, आप इसे देख लें, दोबारा वापस करना हो। या फिर अगर वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड का मतलब है उसका बीमा हुआ है, तो वो बीमा कंपनी को भेज देता है। ठीक है, उसके बारे में बीमा कंपनी को बताता है, बीमा कंपनी उसका जो भरपाई होता है वो करती है। उसके बाद क्या होता है कि जब अगर सही क्वालिटी में है तो उसका वो अकाउंट को भेज देता है कि हाँ ये राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में हमारा टाइम पे आ गया। तो अकाउंट वालों को जब जाता है तो अकाउंट वाले दूसरा काम क्या करते हैं, वो है बिल का सत्यापन करते हैं। ठीक है, बिल का सत्यापन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सामान आपने मंगाया और जो पैसा अकाउंट ने रिलीज किया है, ठीक है, वो राइट क्वांटिटी और पैसा सामान आया कि नहीं आया, इसकी बात को इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट वाले अगर उसे सही पाते हैं कि हाँ ये सामान आ गया है सही क्वालिटी का, तो उसको रिकॉर्ड के तौर पे रखे रहते हैं कि हाँ ये इस डिपार्टमेंट ने ये सामान इतने इस जगह खर्च किया, जो फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब भी हम जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है वो सारे के सारे बिल नहीं भेजता है किसके पास, अकाउंट्स के पास, वो वही बिल भेजता है जिनको उसने वेरीफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ वेरीफाई और जिनका पेमेंट हो चुका है उन्हीं बिल को वापस भेजा जाता है अकाउंट सेक्शन में। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा परचेजिंग का प्रोसीजर आपका जो है वो खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है परचेज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखिए परचेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वहां पैसे का बहुत बड़ा लेन देन होता है। ठीक है, और इस बात का रिकॉर्ड रखना, विलेख रखना काफी अहम रखता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसे का गबन हो जाए, पैसे बहुत सारे इधर उधर जाए, तो ये समझ में आए कि पैसा गया कहाँ, इसीलिए रिकॉर्ड रखा जाता है। देखिए, और फ्यूचर इस्तेमाल के लिए भी हमेशा क्या करता है, फ्यूचर इस्तेमाल के लिए भी हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स के तरीके, अभिलेखों के तरीके परचेज डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है उन्हें मैं बता देता हूँ। पहला जो है वो सोर्स ऑफ सप्लाई का है। सोर्स ऑफ सप्लाई का एक रिकॉर्ड होता है परचेज डिपार्टमेंट के पास। वो इसमें क्या क्या मेंशन करता है कि कौन कौन से ऐसे फर्म हैं जिन्होंने सप्लाई दिया, उनके बारे में पूरा डेटा तैयार करता है और अप टू डेट तैयार करता है। मतलब अब तक किसने, जो अब गिवन टाइम तक जो लोग हैं उनके बारे में ये रिकॉर्ड तैयार करता है। उसके बाद वो इस रिकॉर्ड में ये भी लिखता है कि जो फर्म था, सप्लायर था, ठीक है, वो राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे आपका सामान पहुंचाए कि नहीं, वो विश्वास मत है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, विश्वास करने लायक है कि नहीं है, इन सारी बातें सोर्स ऑफ सप्लाई या जिसको मांग पूरक फर्म्स का अभिलेख कहा जाता है लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद परचेज रिकॉर्ड होता है। ठीक है, परचेज रिकॉर्ड में सारी की सारी क्रय से संबंधित चीजें लिखी रहती हैं।
जैसे दिनांक लिखा रहता है, कितना आपने खरीदा ये बात लिखा रहता है, कितनी मात्रा में खरीदा, ठीक है। जो फर्म है उसका पता वता सब लिखा रहता है, उसका फोन नंबर, मेल, कहाँ से उसने किया, उसके अधिकारियों के नाम सब लिखे रहते हैं किसमें, परचेज रिकॉर्ड में, कि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो आप दोबारा क्या कर सके, उसे संपर्क साध सके। दूसरा होता है इंक्वायरी फाइल, ठीक है। इंक्वायरी फाइल में जितने भी कोटेशन होते हैं, ठीक है, सारे कोटेशन की डिटेल्स इंक्वायरी फाइल्स में रखी जाती हैं फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, ठीक है। कि कोटेशन का जितना प्रोसेस है वो इंक्वायरी फाइल में। एक और फाइल होता है इंक्वायरी कार्ड इंडेक्स, ठीक है। इंक्वायरी कार्ड इंडेक्स में किस विभाग ने क्या सामान खरीदा और कितना सामान खरीदा, ये सब के सब, और किन किन फर्म ने कितना कोटेशन दिया, ये इंक्वायरी फाइल कार्ड इंडेक्स में रखा जाता है। इंक्वायरी फाइल में क्या रखा जाता है, सिर्फ कोटेशंस के रिलेटेड जितने भी डेटा हैं। उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड भी रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में क्या है कि जिस फर्म ने आपको सप्लाई किया, ठीक है, तो उसके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, प्रतिज्ञा पत्र उसको दिया है, ठीक है, कि आप इतने समय में इतने टाइम में हमको इतना सामान पहुंचा देंगे समय से, वरना आपकी जमानत राशि जब्त की जाए। तो वो प्रतिज्ञा पत्र, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रखा जाता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि वस्तु का नाम क्या, सप्लायर कौन है, पता क्या है, कितना क्रय आज्ञा है, कितना परचेज ऑर्डर लिया है, क्या क्वांटिटी है, क्या मूल्य है, कितनी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। और भी बहुत सारे अभिलेख आप बनाते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करता। अब कुछ एक छोटी सी बात और समझ लें। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में जिनका आपस में समन्वय बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जिन दो डिपार्टमेंट्स का मैं बात करता हूँ, क्रय विभाग के साथ, स्पेशली परचेज डिपार्टमेंट, क्रय विभाग और भंडार विभाग, जिसको स्टोर डिपार्टमेंट भी जो शुरू में मैंने बताया था, इनमें बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो स्टोर को जो भी जरूरतें होती हैं उस किससे कहता है, क्रय विभाग से कहता है। इसीलिए क्या होता है, क्रय विभाग जो है वो समय समय पे अग्रिम सूचना जो है, सॉरी, भंडार विभाग क्रय विभाग को समय समय पे अग्रिम सूचनाएं देता रहता है कि हमें इतनी सामान की आवश्यकता है, हमें इतने समय पे पहले हमें ये सामान चाहिए। तो क्रय विभाग कौन कौन सी बातें भंडार विभाग से मांगता है या फिर भंडार विभाग भेजता है, उनके बारे में जान ले। कि जो भी रिसिप्ट हैं, इश्यूज हैं और बैलेंस क्वांटिटी है, मतलब ये है कि कितना सामान आपके पास है, कितना आपने इशू किया, कितना आपको मिला, ये सारी जानकारी दी जाती है परचेज डिपार्टमेंट को। उसके बाद रेट ऑफ कंजप्शन के बारे में भी बताया जाता है परचेज डिपार्टमेंट, देखिए ये मेरा रेट ऑफ कंजप्शन है, इस हिसाब से इतना सामान खत्म हो जाएगा इतने दिन में, ठीक। और ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपको कितने सामान की जरूरत है, ये भी बताता है क्रय विभाग को भंडार विभाग। इसीलिए इन दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है, ठीक। क्रय विभाग भी भंडार विभाग को कुछ भेजता है, जैसे कि क्रय विभाग ने क्या क्या सामान खरीदा उसकी एक प्रति भेज देगा भंडार विभाग को। उसके बाद जब सामान आ जाता है तो वस्तु प्राप्ति का भी जो बिल है वो क्रय विभाग भंडार, क्योंकि वस्तु रखना ऑटोमेटिकली किसको है, भंडार को, इसलिए उसको भेज देता ताकि वो मिलान कर सके, उसको मेंटेन कर सकें। अगला जो दो विभाग है जिनकी बहुत बात होती है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको उत्पादन विभाग कहा जाता है, और परचेज डिपार्टमेंट। फिर से तो परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपस में इतनी गहन संबंध है, जैसे, क्योंकि जो भी उत्पादन करना है, जो भी सामान खरीदना, उसका अल्टीमेट यूज कहाँ होगा, वो अल्टीमेट यूज होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमेशा जो प्रोडक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए फ्यूचर में कितने सामानों की जरूरत होगी, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समय समय पे क्रय विभाग को भेजता रहता है। क्रय विभाग को इस बात से हमेशा बताता रहता है कि हमें इतने सामान की जरूरत भविष्य में होगी। क्रय विभाग को ये भी बताता है कि आने वाले समय में ये डिमांड बढ़ेगा, तो इस हिसाब से आप ऐसे सामान को पहले ही प्रोक्योर कर लें। क्यों? क्योंकि पहले बताएगा तभी जो क्रय विभाग है उससे रिलेटेड सब जानकारियां इकट्ठा करेगा और जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी में खरीदारी से आपका नुकसान होता है। अधिक से अधिक समय परचेज डिपार्टमेंट को मिले, इसलिए इन दो विभागों का भी आपस में समन्वय आवश्यक है।
तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जैसे स्टोर मैनेजमेंट कहते हैं वो खत्म हुआ। बचा है आपका लास्ट चैप्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी या औद्योगिक सुरक्षा कहा जाता है, जो कि अगले 4 लेक्चर का ही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत सी चीजें आप जानते हैं, जैसे दुर्घटना क्या है, कई चीजें आप पहले से जानते होंगे, जैसे आपको बचाव कैसे करना है, किससे,